जब मैं 10 साल का था, तब मेरे पिता की अचानक मृत्यु हो गई। तब वकील ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ या अपने पिता द्वारा छोड़े गए 200 मिलियन लेना चाहता हूँ। अपने पिछले जीवन में मैं रोया और अपनी माँ के लिए भीख मांगी। अंत में उसने मेरे पिता के मृत्यु लाभ के पैसे लिए और तुरंत पड़ोसी वोंग से शादी कर ली। ओ नहीं, मेरा मतलब अंकल ज्यो से है। मैं उनकी आंखों में बोझ बन गया। अंत में मैंने एक निर्माण स्थल कंस्ट्रक्शन साइट पर खुद को काम करते करते मार डाला। जब मेरी मृत्यु हुई तब मैं केवल 28 वर्ष का था। उस दयनीय हास्यास्पद जीवन को पीछे मुड़कर देखते हुए मैं शुरू से अंत तक बिल्कुल मूर्ख था। अब भाग्य का चौराहा फिर से सामने आता है। मेरे सामने खड़ी औरत बारिश में नाशपाती के फूलों की तरह रो रही है। डैड, आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं? हम, एक विधवा और एक अनाथ, कैसे आगे बढ़ेंगे? वह दिल दहला देने वाली आवाज में विलाप करती है। उसका शरीर कीचड़ की तरह ढीला है। अगर उसे पकड़ने के लिए कोई न होता तो वह किसी भी पल जमीन पर गिर जाती। अपने पिछले जीवन में मैं उसके इस नाटक से मूर्ख बन गया था। मुझे लगा कि वह वास्तव में दुखी थी। मुझे लगा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती। इसलिए मैं भागा और उसके पैर पकड़ लिए, रोते हुए चिल्लाया कि मुझे उसके साथ रहना है। और क्या हुआ? उसने वह मुआवजा ले लिया जिसे मेरे पिता ने अपनी जान देकर खरीदा था। 3 महीने के भीतर उसने खुशी खुशी दोबारा शादी कर ली। उसने उस आदमी से शादी की जिसे वह हमेशा अंकल जो बुलाती थी, जो हमारी देखभाल कर रहा था। मेरे पिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वह आदमी हमारे घर में रहने आ गया। वह उस नए बिस्तर पर सोया जिस पर कभी मेरे पिता सोते थे, और मैं एक अतिरिक्त अनचाहा हिस्सा बन गया। मैं वह बोझ बन गया जिसे वे अपने आसपास नहीं चाहते थे। जो चोंग का एक बेटा था जो मुझसे 2 साल बड़ा था। उस सौतेले बेटे को खुश करने के लिए वह मेरे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करता था। लियोन ने बिना किसी दया के मुझे पीटा और डांटा। मेरे पिता जो पैसा छोड़ गए थे वह उनके परिवार के खाने पीने और मौज मस्ती करने की पूंजी बन गया। वह मेरे सौतेले भाई के लिए लड़कियों को प्रभावित करने और धन का दिखावा करने का टिकट बन गया। इस बीच मुझे ट्यूशन फीस भरने के लिए कबाड़ इकट्ठा करना पड़ता था। हाई स्कूल खत्म करने से पहले ही मुझे काम करने के लिए बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने इसे एक आदमी को जल्दी स्वतंत्र बनाना कहा। मैंने पूरे 10 साल तक कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ईंटें ढोई। अंत में मैं अत्यधिक काम के कारण गिर पड़ ढा। मैं तपती हुई स्टील की छड़ों के ढेर पर गिर गया और फिर कभी नहीं जागा। अब मैं वापस आ गया हूं। लियोन मेरा हाथ खींचती है और कहती है, डरो मत शियाओनिंग, अब से माँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। उसने मुझे गले लगा लिया। उसके आंसू और नाक की गंदगी मेरे पूरे चेहरे पर लग गई, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ छिपा था, एक बमुश्किल दिखाई देने वाली जल्दबाजी और लालच। ये देखकर मैं अपने पिछले जीवन की तरह रोया नहीं और न ही तमाशा किया। मैंने बस ठंडी आंखों से शांति से उसका प्रदर्शन देखा। तभी मेरे पिता का पुराना दोस्त चलकर आया। वही मेरे पिता का वकील भी था, अंकल झाओ। वकील झाओ ने आह भरी और मेरा कंधा थप थप आया। फिर उन्होंने अपने ब्रीफ केस से एक दस्तावेज निकाला। वकील झाओ ने कहा, लीलान शियाओनिंग, ये वह वसीयत है जो निंग ने गुजरने से पहले बनाई थी। वकील झाओ की आवाज बेहद भारी थी। निंग ने सभी संभावनाओं पर विचार किया। उनके पास कुल 200 मिलियन की संपत्ति है। उन्हें पहले ही नोटरी कर दिया गया है। अब दो विकल्प हैं। पहला, शियाओनिंग आपके साथ रहेगा। यह पैसा मुआवजे और बाल सहायता के रूप में रखा जाएगा, जिसका प्रबंधन आपके द्वारा उसकी ओर से तब तक किया जाएगा जब तक शियाओनिंग वयस्क नहीं हो जाता। यह सुनते ही लीलान की सांसें तुरंत तेज हो गईं। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक आ गई। वह वसीयत को टकटकी लगा कर देखने लगी। दूसरा, यदि शियाओनिंग आपके साथ नहीं रहने का विकल्प चुनता है तो पैसा मेरी देखरेख में उसके लिए एक ट्रस्ट फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। शियाओनिंग का उस पर एकमात्र नियंत्रण होगा और आपको, लीलान, इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। हवा जैसे तुरंत जम गई। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। ये 10 साल का बच्चा लीलान का शरीर अकड़ गया। वह वकील झाओ को अविश्वास से देखने लगी, जैसे कह रही हो, आप ऐसा विकल्प कैसे प्रस्तावित कर सकते हैं? फिर उसने तुरंत दिल टूटने जैसा भाव बनाया और मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। लीलान विलाप करने लगी, वकील, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? मैं अपने बेटे को कभी कैसे छोड़ सकती हूं?
शियाओ निंग मेरी पूरी जिंदगी है। वह जोर जोर से रो रही थी और साथ ही मेरा हाथ चिकोटी काट कर दबा रही थी। मेरा हाथ दबाते हुए उसने मेरे कान में बेरहमी से धमकी दी। निंग, वह फुसफुसाई। एक गलत शब्द बोला तो मैं तुझे मार मार कर अधमरा कर दूंगी। तू मेरा बेटा है, तेरा पैसा मेरा पैसा है। अपने पिछले जीवन में उन शब्दों ने मुझे डर से कंपा दिया था। मैं तब भावुक भी हुआ था जब उसने कहा था, माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन अब मुझे केवल मतली और घृणा महसूस हो रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि उसका हाथ मुझे दबाते हुए कांप रहा था, दुख से नहीं बल्कि उत्साह और घबराहट से। 200 मिलियन। उसने अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। वह पैसा मिलने के बाद के दिनों की कल्पना पहले ही कर रही थी। जियो चोंग के साथ भागकर एक सुखी जीवन जीने का सपना देख रही थी। धीरे धीरे एक एक करके मैंने उसकी घुटन भरी पकड़ से खुद को छुड़ाना शुरू किया। आजाद होने के बाद मैंने अपना सिर उठाया। वकील झाओ की हैरान निगाहों से मिलते हुए मैंने साफ साफ शब्द दर शब्द बोला, अंकल झाओ, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। मैं 200 मिलियन चुनता हूं। पूरा अंतिम संस्कार हॉल सन्नाटे में डूब गया। इतना शांत कि आप एक पिन गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। एक सुई के जमीन पर गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। हर कोई ऐसे जम गया जैसे कोई पॉज बटन दब गया हो। वे फटी आंखों से मुझे सदमे में देखने लगे। लीलान के चेहरे पर दुख का भाव तुरंत जम गया। फिर वह इंच दर इंच टूट गया, अंततः सदमे और अविश्वास में बदल गया। लीलान चिल्लाई, निंग, तुमने क्या कहा? उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि लगा जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। शांति से मैंने अपनी बात दोहराई। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन वह कीलों की तरह चुभ रही थी। मैंने कहा, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लीलान चिल्लाई, क्या तुम पागल हो? तुम अधर्मी बेटे, मैं तुम्हारी अपनी मां हूं। लीलान ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। वह एक उन्मत्त महिला की तरह मुझ पर झपटी, मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसकी कलाई एक बड़े हाथ ने पकड़ ली। जिसने उसे पकड़ा वह वकील झाओ था। वकील ने कहा, उनका चेहरा लोहे जैसा धूसर हो गया था। वकील झाओ ने कठोर चेहरे के साथ कहा, लीलान, कृपया शांत हो जाओ। यह भाई निंग के स्मारक के सामने है और यह शियाओ निंग की अपनी पसंद है। एक छोटे बच्चे को क्या पता, आपने उसे जरूर बहकाया होगा। वकील झाओ ने घृणा से उसका हाथ झटक दिया और कहा, मैं इसे फिर से कह दूं, यह भाई निंग की वसीयत है। इसका कानूनी प्रभाव है क्योंकि शियाओ ने अपनी पसंद बना ली है। मैं तुरंत प्रासंगिक प्रक्रियाएं शुरू करूंगा। अब से आप उसकी कानूनी अभिभावक नहीं हैं। लीलान पूरी तरह से दंग रह गई। उसने मुझे देखा, उसकी आंखें द्वेष और अनिच्छा से भरी थीं, जैसे किसी जानी दुश्मन को देख रही हो। वह शायद समझ नहीं पा रही थी कि उसका आमतौर पर डरपोक और आज्ञाकारी बेटा अचानक इतना अजीब और ठंडा कैसे हो गया। मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं वकील के पास गया, उनके कपड़ों का कोना खींचा और पूछा, अंकल झाओ, क्या मेरे डैड को पहले से पता था? वकील का शरीर कांप उठा। वह नीचे झुके और गंभीरता से मेरी आंखों में देखा। काफी देर बाद उन्होंने दर्द से सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पिता एक समझदार व्यक्ति थे। वह तुमसे बहुत प्यार करते थे। उन शब्दों ने मेरी आंखों को तुरंत लाल कर दिया। हाँ, मेरे डैड इतने समझदार व्यक्ति थे। वे लीलान की चंचलता को कैसे नहीं देख सकते थे। उन्होंने मुझे एक पूर्ण परिवार देने के लिए इसे चुपचाप सहन किया, जब तक कि उन्हें लाइलाज बीमारी का पता नहीं चला और उनके पास बहुत कम समय बचा था। तभी उन्होंने मेरे लिए यह भागने का रास्ता तैयार किया। अपने पिछले जीवन में मैं कितना मूर्ख था। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने पिता के आखिरी प्यार को नष्ट कर दिया। इस जीवन में मैं वही गलती नहीं करूंगा। मैं 200 मिलियन चुनता हूं। लीलान को आखिरकार रिश्तेदारों ने खींच लिया। जाते समय उसकी आंखों में जो जहरीली नजर थी, उसे मैंने अपने दिल में उकेर लिया और जीवन भर के लिए याद रखा। लेकिन मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। जिस क्षण मैंने अपना चुनाव किया, हमारे बीच माँ बेटे का रिश्ता टूट गया। केवल नफरत बची थी। वकील झाओ मेरे अभिभावक बन गए। वह एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति हैं। मेरे डैड के अंतिम संस्कार के खत्म होने के बाद वकील झाओ मुझे अपने घर रहने के लिए ले गए। उन्होंने मुझे एक लंबी निवेश सूची दिखाई। ये वे सभी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मेरे और तुम्हारे डैड ने उनके गुजरने से पहले शोध किया था, लेकिन मैंने सीधे आखिरी पन्ने पर पलट दिया।
अंकल झाओ, इन पहले वालों को बेच दो। वकील झाओ अचंभित रह गए और बोले, क्या? मेरी उंगली सूची पर थपकी दे रही थी, कुछ मामूली नामों पर इशारा करते हुए। सारा पैसा इन कंपनियों में डाल दो, वकील झाओ ने बिना समझे कहा। बाकी का क्या? ये किस तरह की कंपनियां हैं? इनके बारे में कभी नहीं सुना। शियाओ निंग, निवेश करना कोई मजाक नहीं है। अंकल झाओ, क्या आप मेरे डैड पर भरोसा करते हैं? वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। हाँ बिल्कुल, मैं करता हूं। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और कहा, तो एक बार मुझ पर भी भरोसा करें। मेरे डैड ने मुझे सपने में यह बताया था। मैं केवल वही लंगड़ा बहाना इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन वकील ने मेरी आंखों में देखा। वे आंखें इतनी शांत थीं कि वे किसी 10 साल के बच्चे की नहीं लगती थीं। किसी तरह उन्होंने बिना सोचे सिर हिला दिया। वे जो नहीं जानते थे वह यह था कि मैंने जिन कुछ नामों की ओर इशारा किया था वे इस साल पूरी दुनिया को हिला देंगे। वे सबसे विशाल व्यापारिक दिग्गज बन जाएंगे और मैं पर्दे के पीछे उनका सबसे रहस्यमय शेयरधारक बनूंगा। इन सभी व्यवस्थाओं को करने के बाद मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। मैंने अपने लिए जीवन का एक बिल्कुल नया लक्ष्य निर्धारित किया। बस लेटे रहना, हाँ बस आराम करना। अपने पिछले जीवन में मैंने खुद को काम करते करते मार डाला। इस जीवन में मैं अंकल और आंटी की तरह जीना चाहता हूँ। मैंने वकील झाओ से मेरे लिए सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल ढूंढने को कहा। कड़ी पढ़ाई करने के लिए नहीं, बस अच्छे माहौल के लिए, और क्योंकि वहाँ के कैफेटेरिया का खाना स्वादिष्ट है। मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, किसी और चीज़ के लिए नहीं, बस इसलिए ताकि बाद में मेरे एब्स और वी लाइन हो सकें। कपड़े मुझ पर अच्छे लगेंगे। मैंने भारत के 8 प्रमुख व्यंजनों का अध्ययन करना शुरू किया। मैंने अपनी खुद की शराब बनाना सीखा। बाद में मैंने इसे वकील झाओ को सौंप दिया। उन्होंने मुझे एक पेशेवर टीम बनाने में मदद की। लीडर ओल्ड वू नाम का एक व्यक्ति था जो वॉल स्ट्रीट का दिग्गज था। मैंने उसे उसकी सैलरी से 3 गुना ज्यादा सैलरी देकर काम पर रखा। मेरी उससे केवल एक ही शर्त थी, मुझे परेशान मत करो, अपने मामलों को खुद संभालो। अगर तुम नहीं संभाल सकते तो उसे दिवालिया होने दो। ओल्ड वू ने तब मुझे जिस तरह से देखा जैसे वह किसी अमीर परिवार के बिकटहल बेटे या किसी मूर्ख जमींदार को देख रहा हो। लेकिन उसने फिर भी वफादारी से मेरे आदेशों का पालन किया और इस तरह मेरा जीवन बॉस जैसा बन गया। बॉस, अली कंपनी के शेयर की कीमत फिर से 3 गुना हो गई है। हमने 5 बिलियन कमाए हैं। समझ गया। जब मैं बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल डिश पर शोध कर रहा हूं तो मुझे परेशान न करें। बॉस, अली कंपनी सार्वजनिक पब्लिक होने वाली है। हमारे मूल शेयरों का मूल्य 100 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। ठीक है, चावल की शराब के इस नए बैच को छकने में मेरी मदद करो जो मैंने बनाई है। बॉस, वह जमीन का टुकड़ा जो आपने पिछली बार यूं ही खरीदा था, सरकार उसे नए जिले के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बदलने की योजना बना रही है। उसका मूल्य 100 गुना बढ़ गया है। ओल्ड वू धीरे धीरे मेरी इस सुस्त और शांत स्थिति के आदी हो गए। उन्होंने तो खुद से पहल करके उन कुछ अरबों के मामूली बिजनेस डील्स को फिल्टर करना भी शुरू कर दिया और मैं कॉस्टिंग बिना मेहनत के जीवन जीने की राह पर और भी आगे निकल गया। मेरे नाम पर संपत्ति किसी बर्फ के गोले की तरह बेतहाशा बढ़ती और कई गुना होती गई। लेकिन नंबर अब मेरे लिए सुन्न हो चुके थे। मुझे बस इस बात की परवाह थी कि खुद को और अधिक आरामदायक कैसे बनाया जाए। मैं टॉप अरबपति सर्कल्स के बीच एक रहस्यमयी लीजेंड बन गया। कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूं। वे सिर्फ इतना जानते थे कि एक रहस्यमयी मिस्टर निंग हैं जिनकी संपत्ति एक देश के बराबर है। फिर भी वे किसी ऐसे ड्रैगन की तरह शायद ही कभी दिखाई देते हैं जो अपना सिर तो दिखाता है लेकिन पूंछ नहीं। जब तक मैं 18 साल का नहीं हुआ तब तक सब ठीक था। फिर एक महिला सामने आई जिसने मेरी शांत जिंदगी को चकनाचूर कर दिया। शाओ वानचिन, मेरी पूर्व मंगेतर। शाओ वानचिन और मेरे बीच सगाई मेरे दादाजी द्वारा तय किया गया बचपन का रिश्ता था। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद हमारा परिवार पतन की ओर चला गया और किसी ने इस शादी का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे पिता जो विरासत छोड़ गए थे वह 10 साल बाद एक विशाल बिजनेस साम्राज्य में बदल जाएगी। हालांकि मैंने जानबूझकर लो प्रोफाइल बनाए रखा, फिर भी निंग परिवार के पुनरुत्थान ने शाओ परिवार का ध्यान खींच ही लिया। इसलिए मेरे 18वें जन्मदिन पर ओल्ड मास्टर शाओ अपनी लाडली पोती को साथ लेकर आए। वह पत्नी सालों पहले हुए शादी के अनुबंध को पूरा करने के बहाने दरवाजे पर आई थी। मैंने पहली बार शाओ वांचिन को वकील झाओ के घर के लिविंग रूम में देखा था।
उसने एक सुरुचिपूर्ण सफेद स्कर्ट सूट पहना था। उसके लंबे बाल उसके सिर के पीछे बहुत करीने से पिन किए हुए थे। उसके चेहरे पर हल्का और नाजुक मेकअप था। सुंदर तो वह थी, हाँ, लेकिन किसी बर्फ की चट्टान की तरह, जिससे ऐसी ठंडक निकल रही थी जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी दे रही थी। वह एक सशक्त करियर वुमन का सटीक उदाहरण थी, जिसे अपने परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लिए पाला गया था। तर्कसंगत, शक्तिशाली और शांत। कहते हैं कि 20 साल की उम्र में उसने डबल डॉक्टरेट कर ली थी। 22 साल की उम्र में उसने पारिवारिक व्यवसाय संभाल लिया, अपने तरीकों में इतनी क्रूर कि व्यापार के पुराने और चतुर खिलाड़ी भी उससे सावधान रहते थे। उसकी दुनिया में केवल करियर, हित और डेटा शामिल थे। वह भावनाओं को सबसे बेकार कमजोरी मानती थी। कृपया बैठिए। वह मेरे सामने बैठ गई, अपने पैरों को एक दूसरे पर चढ़ाकर। उसकी नज़र किसी स्कैनर की तरह मुझ पर सिर से पैर तक बेरोक टोक जांच और अवमानना के साथ घूमी। उस समय मैं जिम से वापस ही आया था। मैंने ढीला ट्रैक सूट पहना हुआ था। मेरे बाल पसीने से अभी भी गीले थे। मैंने सोफे पर पीछे झुकते हुए लापरवाही से जवाब दिया और एक सेब उठाकर उसका एक टुकड़ा खाया। मेरे इस व्यवहार ने स्पष्ट रूप से उसे नाराज कर दिया। उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। मैंने सुना है कि तुमने हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। हम पढ़ाई बहुत थका देने वाली है। तो तुम अभी क्या कर रहे हो? कसरत करना, खाना बनाना, शराब बनाना और आराम से लेटने के सबसे अच्छे तरीके खोजना, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। युवा वानचिन के मुंह का एक कोना उपहास भरी मुस्कान में मुड़ा। तो तुम बस एक निकम्मे अय्याश हो। तुम इसे इस तरह देख सकती हो। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। उसने एक ठंडी हंसी छोड़ी। उसकी आंखों का तिरस्कार और गहरा हो गया। निंगी, चलो एक दूसरे के साथ सीधे बात करते हैं। यह शादी का इंतजाम दादाजी का एक मजाक था। इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। जो आदमी मुझसे शाओ वांचिन से शादी करेगा, वह ऐसा होना चाहिए जो एक मजबूत व्यक्ति के रूप में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके, न कि कोई ऐसा निकम्मा जो केवल खाना, पीना और मस्ती करना जानता हो। तो फिर मैंने उसकी ओर दिलचस्पी से देखा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम खुद पहल करोगे और मेरे दादाजी से बात करके इस सगाई को रद्द कर दोगे, उसने आदेशात्मक लहजे में कहा। मुआवजे के रूप में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ या अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए एक आरामदायक नौकरी का इंतजाम कर सकती हूँ। मेरे मुंह का सेब लगभग बाहर गिरते गिरते बचा। मुझे पैसे देना और मेरे लिए नौकरी का इंतजाम करना? क्या उसे पता है कि जिस शाओ ग्रुप पर उसे इतना गर्व है, वह मेरी नज़र में मेरी संपत्ति का एक अंश भी नहीं है? मैंने उसके ऊंचे और अहंकार भरे व्यवहार को देखा और अचानक मुझे यह मजेदार लगा। अपने पिछले जीवन में मुझे उससे आमने सामने मिलने का अधिकार भी नहीं था। इस जीवन में वह ठीक मेरे सामने बैठी है और मुझे मुआवजा देने की बात कर रही है। मैंने अपना मुंह पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। शाओ वानचिन एक पल के लिए दंग रह गई, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। तुम्हें क्या मुआवजा चाहिए? उसने फिर से वही बर्फीला भाव बना लिया। मुझे न तो पैसे चाहिए, न ही कोई पद। मैं खड़ा हुआ और उसके पास जाकर उसके कान में फुसफुसाया। उसने सहज रूप से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जम गया। मुझे उसकी महक आ रही थी, परफ्यूम की वह तेज गंध। मैंने अपनी आवाज इतनी धीमी की कि केवल हम दोनों ही सुन सकें। मैं चाहता हूं कि तुम खुद जाकर अपने दादाजी से कहो कि तुम मेरे निंगी के लायक नहीं हो। शाओ वांचिन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने अहंकारी शब्द नहीं सुने थे। उसने मुझे पीछे धकेला और अचानक खड़ी हो गई। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया। निंगी, एहसान फरामोश मत बनो। इज्जत खुद कमाई जाती है, दूसरों के द्वारा दी नहीं जाती। मैं वापस सोफे पर बैठ गया और अपने पैर चढ़ा ली। मिस शाओ, आप ही थी जिन्होंने पहले मुझे नीचा दिखाया। क्या यह सही नहीं है? उसने ऊपर से मेरी ओर नीचे देखा। तुम जैसे लोग एक अमीर परिवार में पैदा होने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? दिन भर बेकार रहना, खाना और मौत का इंतजार करना। तुम में और एक परजीवी में क्या अंतर है? अंतर यह है कि मैं इसे करने में खुश हूं। मैंने अपने हाथ फैलाए। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता हूं। उन लोगों के विपरीत जो एक सटीक मशीन की तरह जीते हैं, यहां तक कि खुशी और गुस्से के लिए भी लाभ हानि की गणना करते हैं। मेरे शब्दों ने निश्चित रूप से उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसका चेहरा कुछ शेड्स और पीला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। रास्ते अलग हैं, लक्ष्य समान नहीं है। मैं खुद जाकर सगाई रद्द कर दूंगी। अब से हमारा एक दूसरे पर कोई कर्ज नहीं है।
इतना कहकर वह पीछे मुड़कर देखे बिना चली गई। वह गर्वित आकृति किसी हारे हुए लेकिन सिर न झुकाने वाले सफेद हंस की तरह थी। वकील झाओ चिंतित होकर स्टडी से बाहर आए। निंगी, क्या तुम बहुत ज्यादा भावुक नहीं हो रहे हो? शाओ परिवार का राजधानी में काफी प्रभाव है। अंकल झाओ चिंता न करें, वह खुद सगाई तोड़ना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे भगाया। इसके अलावा जो व्यक्ति अपनी शादी का फैसला खुद नहीं कर सकता वह कुछ खास नहीं कर पाएगा। मैंने उस दिशा में देखा जहां शाओ वांचिन गायब हुई थी। मेरी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। पिछले जीवन में वह आसमान में लटका हुआ चांद थी। मुझे उसे ऊपर देखने का अधिकार भी नहीं था। इस जीवन में वह मेरी नज़र में केवल एक दयनीय व्यक्ति है जो अपने परिवार के जाल में फंसी हुई है। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि उसके चेहरे पर कैसा तबाह भाव होगा। वह निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। सगाई का तूफान जल्द ही थम गया। शाओ वानचिन ने अपनी बात रखी। कुछ ही दिनों के भीतर शाओ परिवार ने औपचारिक रूप से सगाई खत्म करने की घोषणा कर दी। मैं शांति और सुकून के लिए खुश था। मैंने अपना सुस्त जीवन जारी रखा। ओल्ड वू का फोन अभी भी हर दिन समय पर बजता था, यह रिपोर्ट करते हुए कि मैंने कितने और छोटे लक्ष्य हासिल किए हैं। मेरी व्यक्तिगत संपत्ति एक ऐसे नंबर तक बढ़ गई थी जिसे कैलकुलेट करने की मुझे फुर्सत नहीं थी। लेकिन मैं अभी भी हर दिन कुछ दर्जनों रुपयों वाला ट्रैक सूट पहनता था और जिम तथा सब्जी मंडी के बीच एक साधारण कार चलाता था। जब तक कि एक दिन मैं एक मिठाई की दुकान के अंदर एक फरिश्ते से नहीं मिला जो बंद होने वाली थी। ये पुराने शहर की गलियों में गहराई में स्थित एक दुकान थी। दुकान बहुत छोटी थी, जो पुराने स्टाइल में सजी हुई थी। इसमें कुछ लुप्त हो चुकी पारंपरिक चीनी मिठाइयाँ बिकती थीं। मैं दरवाजे पर लगे हाथ से तराशे गए लकड़ी के बोर्ड की ओर आकर्षित हुआ। आज का विशेष ओसमंथस फ्लावर स्टीम्ड ग्लूटीन्स राइस फ्लोर केक। ये मिठाई वह थी जिसे मेरे पिता बचपन में मेरे लिए बनाना पसंद करते थे। मैंने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। हवा की घंटी ने एक तीखी आवाज़ की। एक हल्के सियान रंग के चौंगसाम में एक लड़की पीछे से बाहर आई। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक थे। उसने कोई मेकअप नहीं किया था। उसके चेहरे पर चौंकने और भ्रम का थोड़ा सा भाव था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। यह बहुत ही अजीब एहसास था। वह शाओ वानचिन की तरह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन वह एक साफ झरने की तरह थी, शुद्ध और स्वच्छ। उसे देखने मात्र से ही लोगों को शांति का एहसास होता था। क्या आपके पास अभी भी ओसमंथस शुगर स्टीम्ड चेस्टनट केक है? मैंने अपना मुंह खोलते हुए पूछा। मेरी आवाज थोड़ी भारी लग रही थी। लड़की एक पल के लिए दंग रह गई। फिर उसने एक सौम्य मुस्कान बिखेरी, जैसे झील के ऊपर से बहती वसंत की हवा, लहरों के घेरे बनते हुए। हाँ, हमारे पास है। कृपया बैठिए, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। उसकी आवाज भी बहुत सुखद, कोमल और मधुर थी। मैंने खिड़की के पास एक सीट ढूंढी और बैठ गया। जल्द ही वह नाजुक मिठाइयों की एक प्लेट लेकर आई और उन्हें मेरे सामने रख दिया। चेस्टनट केक छोटे बेर के फूलों के आकार के थे, जिनके ऊपर क्रिस्टल जैसे साफ ओस्मंथस चीनी थी और उनमें से लुभावनी मीठी खुशबू आ रही थी। मैंने एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में रखा। यही वह स्वाद है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे पिता बनाया करते थे। मेरे दिल की गहराई से एक गर्म लहर उठी। मेरी आंखें वास्तव में थोड़ी नम हो गईं। कैसा है? क्या यह अच्छा है? लड़की मेरे सामने बैठ गई, अपने हाथों पर ठुड्डी टिकाकर, उत्सुकता और उम्मीद से मुझे देखते हुए। मैंने ईमानदारी से कहा, इसका स्वाद बिल्कुल मेरे पिता के बनाए केक जैसा है। सच में? उसकी आंखें चमक उठीं। इस मिठाई की रेसिपी मेरी दादी से मिली थी। उन्होंने कहा था कि आजकल बहुत कम लोग इसे बनाते हैं। आपकी दादी जरूर एक अद्भुत व्यक्ति रही होंगी। उसने गर्व से अपना छोटा सा सीना फुलाया। हाँ, मेरा नाम शिनयूचू है। ये दुकान मेरी है। और आप? मेरा नाम निंगयी है। हमने पुराने दोस्तों की तरह बातें की। बातें चलती रहीं। तब मुझे पता चला कि वह एक लंबे पाक परंपरा वाले परिवार से आती है। उसके पूर्वज शाही रसोइये थे। वह इन पारंपरिक शिल्पों के बीच पली बड़ी थी। उसे बड़ी कंपनियों की 9 से 5 वाली भाग दौड़ पसंद नहीं थी। इसलिए उसने खुद यह छोटी सी दुकान खोली। बस इन खूबसूरत स्वादों को आगे बढ़ाना चाहती थी। उसके मूल्य मेरे मूल्यों से काफी मिलते जुलते थे। हम दोनों ही धीमी गति वाली जिंदगी पसंद करते हैं और पारंपरिक संस्कृति के प्रति लगभग जिद्दी जुनून साझा करते हैं। उस दोपहर मैं उस छोटी सी मिठाई की दुकान में बैठा और बहुत देर तक उससे बातें की।
पर्दे से छनकर आती धूप उस पर पड़ रही थी, जिससे उसे एक सुनहरा प्रभा मंडल मिल रहा था। मैंने उसकी चमकती आंखों को देखा जब वह बोल रही थी, और वह प्यारी मुस्कान जो अनजाने में निकल गई थी। मेरे दिल में कहीं ऐसा लगा जैसे कुछ भर गया हो। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरा दिल, जो पुनर्जन्म से कठोर हो गया था, पिघल रहा है। मैं वहां हर दिन बिना चूके जाने लगा। कभी उसके द्वारा बनाई गई नई मिठाई खाने के लिए, कभी उसके द्वारा बनाई गई चाय का एक कप पीने के लिए। अक्सर मैं बस चुपचाप बैठकर उसे काम करते हुए देखता रहता था। वह बहुत व्यस्त रहती थी। दुकान में अकेली वही सामग्री तैयार करती, सामान बनाती, ग्राहकों को सर्व करती और सफाई करती थी। वह सब कुछ खुद करती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोषजनक मुस्कान रहती थी। मैंने उसकी मदद करना सीखना शुरू किया। पहले मैंने बर्तन धोने में मदद की, फिर मैंने सब्जियां चुनने में मदद की। बाद में उसने मुझे अपनी रसोई के पीछे आकर उसे मिठाई बनाते हुए देखने की भी अनुमति दे दी। उसकी रसोई बड़ी नहीं थी, लेकिन वह साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। सभी बर्तन करीने से रखे हुए थे। काम करते समय वह बहुत केंद्रित रहती थी, जैसे कोई समर्पित कलाकार। उसके कोमल हाथों को साधारण सामग्री को कला के उत्कृष्ट नमूनों में बदलते देखना एक सुखद अनुभव था। एक बार मैं उसे आटे का एक भारी थैला उठाने में मदद कर रहा था, क्योंकि मैंने अभी अभी वर्कआउट खत्म किया था। मैंने केवल एक टाइट वर्कआउट टैंक टॉप पहना था। शिन यूचू मेरे पीछे खड़ी होकर मेहनत से तनती मेरी मांसपेशियों को देख रही थी। उसके गाल लाल हो गए। निंगी, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। मैंने बैग नीचे रखा, पीछे मुड़ा और जानबूझकर अपना सीना फुलाया। महसूस करना चाहती हो? मुझे लगा कि वह शर्माकर भाग जाएगी, लेकिन इसके बजाय उसने वास्तव में अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां थोड़ी ठंडी थीं और उनमें ग्लूटीन्स चावल की हल्की मीठी खुशबू थी। उन्होंने धीरे से मेरे एब्स की कठोर परतों को छुआ। उसे लगा जैसे उसने एक नई दुनिया खोज ली है। उसकी आंखें चौड़ी और गोल हो गईं। मेरा शरीर तुरंत तन गया। मेरे पेट से सीधे सिर तक गर्मी की एक लहर दौड़ गई। मैं 2 जन्म जी चुका था, और यह पहली बार था जब मुझे किसी लड़की ने इस तरह छेड़ा था। उसकी मासूम और जिज्ञासु अभिव्यक्ति देखकर मुझे समझ नहीं आया कि हंसूं या रों। मैंने उसका बेचैन छोटा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत कोमल था, जैसे उसमें हड्डियां ही न हों। मैंने अपनी आवाज धीमी की और उसके कान के पास झुक गया। उसका चेहरा तुरंत लाल सेब की तरह लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना हाथ खींचा, मुड़ी और रसोई के पीछे से भाग गई। उसकी भागती हुई आकृति को देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। ये लड़की वाकई बहुत प्यारी थी। हमारी रोजमर्रा की बातचीत के दौरान हमारा रिश्ता धीरे धीरे गर्म होने लगा। हमारे पास अंतहीन साझा विषय थे, भोजन से लेकर शराब बनाने तक, कुंगू ओपेरा से लेकर गुचिन तक। मैंने पाया कि वह एक खजाने की तरह थी, जो हमेशा मुझे नए सरप्राइज देने में सक्षम थी। वह गुचिन बजा सकती थी, स्याही वाली पेंटिंग बना सकती थी, और यहाँ तक कि अपना खुद का रूज लाली भी बना सकती थी। वह किसी ऐसी दासी की तरह थी जो प्राचीन काल से समय की यात्रा करके आई हो, जिससे चारों ओर शास्त्रीय आकर्षण झलकता था। मैं हर दिन उससे मिलने, उसे मुस्कुराते हुए देखने, उसके साथ हंसी मजाक करने और उन छोटी छोटी अनजाने में की गई हरकतों का इंतजार करने लगा। मैंने यहाँ तक सोचना शुरू कर दिया कि अगर आने वाले दिनों में वह हर दिन मेरे साथ रहे तो यह बुरा नहीं होगा। मैंने उसकी मिठाई की दुकान को एक खास नाम दिया, जिसका नाम था माय जेड किचन, और उसने मुझे एक उपनाम दिया, लेटा हुआ मकान मालिक। उसने कहा, मैं दिन भर कुछ नहीं करता, बस यहाँ किराया वसूलने आता हूँ और उसके द्वारा बनाई गई सभी बेहतरीन मिठाइयाँ ले लेता हूँ। मुझे पता था कि हमारे बीच बस कागज की एक पतली परत की दूरी है, और उस परत को जिसने तोड़ा वह एक दुर्घटना थी। उस दिन एक स्पोर्ट्स कार में एक अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का दुकान पर आया और उसे पहली नजर में शिनयुचू से प्यार हो गया। वह चिकना और चालाक था और उसकी बातें बहुत ही फालतू थीं। तुरंत ही उसने पूरी दुकान खरीदने की कोशिश की और चाहा कि शिनयुचू उसके साथ चले। शिनयुचू ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया। वह अमीर लड़का अपमान के कारण गुस्से में आ गया और दुकान में हंगामा करने लगा। काफी चीजें तोड़ दी। मैं उस समय पीछे की रसोई में एक नई रेसिपी पर काम कर रहा था। बाहर शोर सुनकर मैं तुरंत बाहर भागा। देखा कि दुकान तहस नहस थी और शिन यूचू का छोटा चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। मेरे अंदर एक अकथनीय गुस्से की लहर दौड़ गई।
अपने दोनों जन्मों में मैं कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था। मैं शिन यूचू के सामने खड़ा हो गया और उस अमीर लड़के को ठंडी नजरों से देखा। बाहर निकलो। तुम कौन होते हो मेरे काम में दखल देने वाले? वह अमीर लड़का अहंकार से मेरी नाक की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन निकाला और ओल्ड वू का नंबर मिलाया। ओल्ड वू, मेरे लिए एक लाइसेंस प्लेट चेक करो। 5 मिनट के भीतर उसे और उसके परिवार की कंपनी को राजधानी से गायब कर दो। अमीर लड़का एक पल के लिए जम गया, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। इसने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें लगता है कि तुम किसी फिल्म में हो? वह 5 मिनट में मेरे परिवार को गायब कर देगा। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिता कौन हैं? मैंने उसे शांति से देखा, जैसे मैं किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हूं। 3 मिनट से भी कम समय में उस अमीर लड़के का फोन बजा। उसने फोन उठाया। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। क्या? तुमने क्या कहा? कंपनी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, सभी सहयोग रद्द कर दिए गए हैं। यह कैसे संभव है? कौन? हमने किसे नाराज किया? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। अंत में वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। फोन उसके हाथ से फिसल गया। उसने अपना सिर उठाया, मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं कोई राक्षस हूं। उसके होंठ कांप रहे थे। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। क्या तुम अब यहां से दफा हो सकते हो? मैंने शांति से कहा। वह हड़बड़ाकर बाहर भाग गया। उसने अपनी भड़कीली स्पोर्ट्स कार की भी परवाह नहीं की। दुकान में फिर से सन्नाटा छा गया। शिनयुचू ने मेरी ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें सदमे और प्रशंसा की एक झलक से भरी थीं। तुम। मैं मुड़ा और उसे प्यार से देखा। मैंने उसके चेहरे से आंसुओं के निशान पोंछे। डरो मत, मैं यहां हूं। इतना कहकर मैंने उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। मैंने अपना सिर झुकाया और उसके थोड़े ठंडे होंठों को चूम लिया। शिनयुचू के होंठ उतने ही कोमल थे जितने मैंने कल्पना की थी, और समंथस कैंडी की मिठास के साथ वह पहले एक डरे हुए हिरण के बच्चे की तरह अकड़ गई, फिर धीरे धीरे रिलैक्स हुई और अनाड़ीपन से जवाब देने लगी। वह चुंबन बहुत हल्का और उथला था, फिर भी उसने मेरे दिल पर बिजली के करंट की तरह प्रहार किया। काफी देर बाद मैंने अनिच्छा से उसे जाने दिया। उसने अपना सिर झुका लिया। उसका चेहरा इतना लाल था कि उससे खून टपक सकता था। उसकी मुझ पर नजर डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शिनयुचू, मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसे मेरी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया और गंभीरता से कहा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसने अपना होंठ काट लिया। उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थीं। काफी देर बाद आखिरकार उसने मच्छर की भनभनाहट जैसी धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, हां। मैं पागलों की तरह मुस्कुराया। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया मेरी हो गई हो। 2 जन्म जीने के बाद पहली बार मुझे समझ आया कि दिल की धड़कन तेज होने का क्या मतलब होता है, खुशी क्या होती है। वह मेरी बाहों में बुदबुदाई, तुम अभी बहुत डरावने लग रहे थे। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? तुम सिर्फ एक फोन कॉल से किसी कंपनी को दिवालिया बना सकते हो। निंगी, तुम असल में कौन हो? मैंने उसकी साफ मासूम आंखों में देखा और जान गया कि अब मैं इसे उससे और नहीं छिपा सकता। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सिर्फ एक आलसी मकान मालिक हूं। मैंने उसकी नाक को उंगली से छुआ। मेरे पास बस बहुत सारी जमीन है। मैंने उसे अपनी कहानी चुन चुन कर बताई। बेशक मैंने पुनर्जन्म के रहस्य का जिक्र नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे पिता मेरे लिए एक बड़ी विरासत छोड़ गए थे। मैंने उस पैसे का इस्तेमाल कुछ निवेश करने के लिए किया और थोड़ा पैसा कमाया। शिन युचू ने पलकें झपकाईं। थोड़ा पैसा? वह पैसा जो 5 मिनट में एक कंपनी को दिवालिया कर सकता है। थोड़ा कितना होता है? मैंने एक पल के लिए सोचा और उसे उस तरीके से बताया जिसे वह समझ सके। यह शायद तुम्हारी मिठाई की दुकान जैसा है। मैं तुम्हारी ऐसी हजारों दसियों हजार दुकानें खरीद सकता हूं। शिनयुचू की सांसें थम गईं। उसने कुछ देर अपनी उंगलियों पर गिनती की, फिर सदमे में मेरी ओर देखा। तुम 100 अरबपति हो? मैंने सिर हिलाया। वह चुप हो गई। मेरा दिल थोड़ा बेचैन था। मुझे डर था कि हमारे बीच धन का यह बड़ा फासला उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी देर तक शांत रहेगी। अचानक उसने अपना सिर उठाया और गंभीर भाव से मेरी ओर देखा। निंगी, ध्यान से सुनो। अब से तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है और मेरा पैसा तो मेरा पैसा है ही। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। मैंने उसे गोद में उठाया और कई बार गोल गोल घुमाया। ठीक है, जैसा तुम कहो, मेरी यशेन फांग की कुलदेवी। वो मेरे घुमाने से चकरा गई थी
वह सिर्फ मेरी गर्दन सहला सकी और चांदी जैसी हंसी बिखेरने लगी। मुझे पता था कि मैंने गलत इंसान को नहीं चुना है। मैं जिसे प्यार करता हूं वह खुद शिन युचू है, न कि उस पर कोई दिखावे का प्रभाव मंडल। शिन युचू के साथ रहने के बाद मेरा सुस्त जीवन रंगीन और जीवंत हो गया। हमने साथ मिलकर नई मिठाइयों पर शोध किया, साथ मिलकर नई शराब बनाई। वह मुझे सुबह के बाजार में एक एक पैसे के लिए मोल भाव करने के लिए खींच ले जाती, दुकानदार के साथ चेहरा लाल होने तक बहस करती। मैं भी उसे मिशेलिन 3 स्टार रेस्तरां में खाना खिलाने ले जाता, उसे दुनिया भर के व्यंजनों का स्वाद चखाता। उसे मेरे एब्स को छूना पसंद है, कहती है कि वे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कपड़े धोने का बोर्ड। मुझे उसके गले को चूमना पसंद है, उसकी कंपी से उसके गालों को लाल होते देखना पसंद है। हम प्यार करने वाले बाकी जोड़ों की तरह थे। मीठी रातें। लाओ वू ने टिप्पणी की कि वह हर दिन इस डॉग फूड प्यार का प्रदर्शन को देखकर मरने वाला है। बॉस, यह हांगयू ग्रुप के अधिग्रहण का मामला है, आपके हस्ताक्षर चाहिए। इसे वहीं रख दो, मैं पहले यूचू के लिए रॉक शुगर पियर बना लूं। बॉस, यह यूरोपीय रॉयल बैंक्वेट का निमंत्रण है। जब लाओ वू ने प्रेसिडेंट शाओ का जिक्र किया तो उसने सावधानी से मेरी ओर देखा। मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। शाओ वांचिन का नाम मैंने बहुत समय से नहीं सुना था। मैंने उदासीनता से पूछा, वह मुझसे क्या चाहती है? लाओ वू ने समझाया, शाओ ग्रुप हाल ही में कैश फ्लो की समस्याओं में फंस गया है। उन्हें तत्काल एक बड़े निवेश की आवश्यकता है। उन्हें पता चला है कि यशेन फांग अच्छा कर रहा है और वे सहयोग चाहते हैं। यशेन फांग वह निवेश कंपनी है जिसे मैंने लाओ वू से बनवाया था और यह मेरे विशाल व्यापारिक साम्राज्य का एक छोटा सा कोना मात्र है। लेकिन शाओ ग्रुप के लिए यह छोटा सा कोना भी एक विशालकाय दैत्य की तरह है जिसकी ओर उन्हें सिर उठाकर देखना पड़ता है। वक्त का पहिया कैसे घूम गया। वह अभिमानी आइसबर्ग सीईओ जिसने कहा था कि मैं उसके लायक नहीं हूं, अब उसे निवेश की भीख मांगने मेरे पास आना पड़ रहा है। मेरे मुंह के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मैंने उससे कहा कि अगर वह बात करना चाहती है तो वह व्यक्तिगत रूप से मेरी इंपीरियल किचन में आ सकती है। इंपीरियल किचन यूचू की मिठाई की दुकान है। लाओ वो हैरान दिख रहा था। उससे कहो कि वह अपना प्रस्ताव लेकर आए ताकि मैं उसकी ईमानदारी देख सकूं। मैं यह देखने का इंतजार नहीं कर सकता कि जब शाओ वानचिन मुझे शिन यूचू के साथ देखेगी और यह देखेगी कि वह कचरा जिसे उसने कभी सबसे नीचा समझा था अब वह बन गया है जिसके सामने उसे सिर झुकाना पड़ रहा है। वह कितना शानदार नजारा होगा। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूं। जब लिटिल वानचिन पहुंची तो मैं पीछे की रसोई में शिन यूचू के लिए उसके पसंदीदा क्रैब रो सूप डम्पलिंग्स बना रहा था। मैंने सफेद शेफ कोट पहना था, ऊपर से एप्रन बंधा था और मेरे हाथों पर अभी भी आटा लगा था। शिन यूचू एक छोटी बिल्ली की तरह थी जो पीछे से मेरी कमर के चारों ओर मुझे गले लगाए हुए थी। उसकी ठुड्डी मेरे कंधे पर टिकी थी और वह चुपके से मेरे द्वारा अभी अभी पकाए गए केकड़ों के स्वाद को छक रही थी और मुझे निर्देश दे रही थी। यहाँ की तह सुंदर नहीं है, इसे ठीक करो। ओ प्यारे, ये सिर्फ तुम्हें दिखा रही हैं बुद्धू। ये वाला मुश्किल से पास हुआ है। मैं, तुम्हारी मास्टर, इसे मंजूरी देती हूं। मैंने उसे मस्ती करने दी। समय समय पर मैं अपना सिर घुमाता और उसके गाल पर किस करता। रसोई खाने की खुशबू और हमारे बीच के मधुर माहौल से भरी हुई थी। उसी क्षण शाओ वानचिन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आ गई। उसने आज एक काला प्रोफेशनल सूट पहना था। उसके बाल अभी भी बहुत करीने से संवरे हुए थे। उसके चेहरे पर थकान और चिंता के भाव थे, लेकिन उसने फिर भी अपने बर्फीले चेहरे को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। जब उसने अपने सामने यह दृश्य देखा तो वह पूरी तरह से सदमे में जम गई। उसने शायद अपने बेतहाशा सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि स्मूथ सेलिंग के पीछे का पौराणिक, रहस्यमयी और सर्वशक्तिमान बॉस असल में वही व्यक्ति होगा जिसे उसने कभी सबसे ज्यादा नीचा समझा था। वह बेकार इंसान, इसके अलावा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, वह यह था कि वह इंसान अब एक छोटी सी मिठाई की दुकान की रसोई में एप्रन पहनकर अपने हाथों से एक लड़की के लिए सूप बना रहा था और वह लड़की उसे इतने करीब से गले लगाए हुए थी जैसे अपना हक जता रही हो। शाओ वानचिन का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। उसकी आमतौर पर शांत और तर्क संगत आंखों में सदमा, भ्रम और बेचैनी की एक ऐसी झलक थी जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। प्रेसिडेंट शाओ, आप यहाँ हैं। मैंने जैसे अभी उन्हें नोटिस किया हो अपने हाथ पोंछे, एप्रन उतारा और एक फीका सा अभिवादन किया।
शिन्यू ने भी मेरे पीछे से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और जिज्ञासावश शाओ वॉनकिंग को देखते हुए धीरे से मुझसे पूछा, निन्गी, ये कौन है? ये बहुत डरावनी लग रही है, बिल्कुल किसी भिखारी की तरह। मैं मुस्कुराया और उसकी नाक खींची। शिन्यू अपनी हंसी नहीं रोक पाई। शाओ वानकिंग का चेहरा पल भर में सफेद से हरा और फिर हरे से लाल हो गया। एक शानदार नजारा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरे नाखून मेरी हथेली में गहरे गड़ गए। उसने दांत पीसते हुए कुछ शब्द निकाले। निन्गी, ज्यादा आगे मत बढ़ो। ज्यादा आगे? मैंने अपनी भौहें उठाई। प्रेसिडेंट शाओ, अगर मुझे सही याद है तो आपने ही कहा था कि हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब आप खुद मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आई हैं। अगर आप यहां भीख मांगने नहीं आई तो फिर किस लिए आई? मैंने शिन्यू चू को बाहर की एक मेज पर लाकर बिठाया। मैंने उसके सामने गर्मा गर्म सूप डम्पलिंग्स की एक टोकरी रखी। इन्हें ताजा ही चक्कर देखो। तभी मैंने धीरे से अपनी नजर शाओ वॉनकिंग की ओर घुमाई। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया। प्रेसिडेंट शाओ, बैठिए, जो भी बात है बस कह दीजिए। मेरा रवैया बिल्कुल लापरवाह और खारिज करने वाला था, जैसे मैं किसी मामूली इंसान को नजरअंदाज कर रहा हूं। यह वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उन्होंने बिजनेस नेगोशिएशन के बारे में सोचा था। कोई तनाव नहीं, कोई जुबानी जंग नहीं, सिर्फ प्रभुत्व, चारों तरफ से नग्न प्रभुत्व। शाओ वॉनकिंग ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने एक कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गई। उसने अपने बैग से एक मोटी फाइल निकाली और मेरे सामने खिसका दी। मिस्टर डिंग, यह अगले 5 वर्षों के लिए शाओ कॉरपोरेशन की विकास योजना है और साथ ही हमारा वर्तमान वित्त पोषण प्रस्ताव। मुझे उम्मीद है। रुकिए, मैंने उन्हें काटने के लिए अपना हाथ उठाया। प्रेसिडेंट शाओ, मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत समझ लिया है। क्या? इस वक्त आप मुझसे भीख मांग रही हैं, मैं आपसे नहीं। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और धीरे धीरे जानबूझकर कहा, मुझे आपकी योजना में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने अपने पास बैठी शिन्यू चू की ओर इशारा किया, फिर अपनी ओर। क्या आपको लगता है कि वह और मैं एक अच्छी जोड़ी है? शाओ वानकिंग का शरीर जकड़ गया। उसने मुझे देखा, फिर उस लड़की को देखा जो मजे से सूप डम्पलिंग्स खा रही थी। शिन्यू चू के चेहरे पर एक सुखद एहसास था। शाओ के होंठ थोड़े हिले, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकला। एक जोड़ी, यह सवाल एक तेज चाकू की तरह था जो सीधे उसके गर्व से भरे दिल में उतरा। उसके सामने जो आदमी था वह हैंडसम, अमीर और बेहद प्रभावशाली था। फिर भी वह एक साधारण लड़की के लिए अपने हाथों से सूप तैयार करने को तैयार था। उसकी आंखों में जो प्यार था वह ऐसी कोमलता थी जो शाओ ने पहले कभी नहीं देखी थी। और वह लड़की भले ही साधारण कपड़े पहने थी, उसकी मुस्कान शुद्ध थी, आंखें साफ थीं और उसमें प्यार किए जाने की खुशी झलक रही थी। वे एक साथ एक शांत जीवन की सुंदर तस्वीर की तरह लग रहे थे। और वह खुद एक महंगा सूट पहने, एक मोटा प्रस्ताव थामे, यहां एक जोकर की तरह बैठी थी। इस आदमी की थोड़ी सी दया की भीख मांग रही थी। एक समय था जब वह उसके सामने खड़ी होकर उसे अपनी दुनिया से बाहर निकल जाने के लिए कह रही थी, और अब पासा पलट चुका था। जबरदस्त विडंबना और पछतावे की लहर ने उसे घेर लिया। उसका गर्व, उसकी तर्क शक्ति इस पल टुकड़ों में बिखर गई। वह बोलने के लिए संघर्ष करने लगी। उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं लग रही थी। तुम दोनों एक अच्छी जोड़ी हो, क्या ऐसा है? शाओ वॉनकिंग के चेहरे का बचा खुचा रंग भी उड़ गया। वह जानती थी कि मैं उसे अपमानित कर रहा हूं, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो उसने कभी कहे थे, उन्हें बिना बदले उसे लौटा रहा हूं। निन्गी, मैं मानती हूं कि तब मैं अंधी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे अपनी पूरी ताकत लगा रही हो। मैं तुमसे माफी मांगती हूं, लेकिन बिजनेस बिजनेस है और पर्सनल पर्सनल। सू ग्रुप के साथ यह सहयोग वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे भीख मांगती हूं। मुझसे भीख? मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। प्रेसिडेंट शाओ, आप किस हैसियत से मुझसे भीख मांग रही हैं? मेरी पूर्व मंगेतर के रूप में या एक हारे हुए प्रतिद्वंद्वी के रूप में? शिन्यू चू यह सब सुनकर पूरी तरह भ्रमित थी, लेकिन उसने समझदारी से बीच में दखल नहीं दिया। बस चुपचाप मेरे कटोरे में एक छोटा स्टीम्ड बन रख दिया। फिर अपनी साफ आंखों से उसने चुपचाप मेरा समर्थन किया। इस छोटी सी हरकत ने शाओ वॉनकिंग के बचाव को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उसने हमारे बीच उस तरह की बिना शब्दों वाली समझ देखी, वह आत्मीयता जो हमारे खून में थी, कुछ ऐसा जो वह कभी हासिल नहीं कर पाएगी।
उसने हमेशा सोचा कि उसने अपने करियर के शिखर, सर्वोच्च शक्ति का पीछा किया, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि जब वह भीड़ से ऊपर खड़ी थी तो उसका दिल कितना खाली और ठंडा था। उसने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन इकलौता इंसान खो दिया। निन्गी, वह फिर से बोली, उसकी आवाज अब आंसुओं से भरी थी। समझो कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूं, ठीक है? वह रो पड़ी। वह जो हमेशा अलग थलग और बर्फ जैसी ठंडी रहती थी, शाओ वॉनकिंग वास्तव में रो रही थी। आंसू उसके कोमल गालों से लुढ़क कर उसके गौरवशाली प्रस्ताव पर गिर रहे थे, जिससे पानी के धब्बों का एक पैच बन गया। मैंने उसे चुपचाप देखा। मेरे दिल में खुशी का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ उदासीनता थी। अपने पिछले जीवन में शायद मैं उसके आंसुओं से पिघल गया होता, मैं नरम पड़ जाता, लेकिन अब नहीं। मैंने उस प्रस्ताव को बिना देखे ही उठा लिया। मैंने उसे सीधे अपने पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। प्रेसिडेंट शाओ, मैं खड़ा हुआ और उसे नीचे की ओर देखा। मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे दिवालिया होने की कगार पर खड़ी कंपनी को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है, खासकर जब उस कंपनी की मालिक आप हों। इसके साथ ही मैंने उसकी ओर देखना बंद कर दिया, शिन्यू का हाथ थामा और रसोई की ओर चल दिया। मेरे पीछे शाओ वानकिंग के बेकाबू, दिल दहला देने वाले सिसकने की आवाज आई। मुझे पता था कि आज से इस महिला का गर्व मेरे हाथों कुचल दिया गया था, और यह तो बस शुरुआत थी। शाओ वॉनकिंग पूरी तरह टूट कर चली गई। मैंने उसके साथ क्या हुआ इस पर और ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक और भी घृणित व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आ गया। लेइलॉन, मेरी सगी माँ। उसने किसी तरह शिन्यू की मिठाई की दुकान के बारे में पता लगा लिया था और सीधे प्रवेश द्वार को ही घेर लिया था। 10 साल बीत चुके थे। वह काफी बूढ़ी हो गई थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। वह महिला जिसने कभी अपनी चमक बरकरार रखी थी, अब उसकी आंखों के आसपास झुर्रियां आ गई थीं और बालों में चांदी की लकीरें थीं। उसने बाजार के सस्ते कपड़े पहने थे। उसका चेहरा चालाकी और गणना से भरा था। एक नजर में ही पता चल रहा था कि वह और ज्याओ चोंग इन वर्षों में ठीक नहीं रहे थे। पिछले जीवन में उन्होंने मेरे पिता के पैसे लापरवाही से उड़ा दिए थे। ज्याओ चोंग को जुए की लत भी लग गई थी। जल्द ही उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। इस जीवन में मेरे पिता के पैसे के बिना वे शायद और भी संघर्ष कर रहे थे। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह आगे झपटी। ये उसका वही पुराना रोने धोने का नाटक था। जो कहना है कहो, मैंने ठंडे स्वर में कहा। अगर नहीं तो बस रोती रहोगी क्या? तुम अपनी माँ से ऐसी बात कैसे कर सकते हो? माँ जानती है कि तुम अभी भी उससे नाराज हो। लेकिन तब माँ की अपनी वजह थी। तुम्हारे अंकल जियाओ और मैंने इन सालों में बहुत कुछ सहा है। बिजनेस में उनके साथ धोखाधड़ी हुई और वे कर्ज में डूब गए। अब तो हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। निन्गी, तुमने अब अपने लिए मुकाम बना लिया है। तुम अपनी माँ को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसने अपने आंसू पोंछे और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वह घुटनों के बल बैठने ही वाली थी। मैंने माथा सिकोड़ा। शिन्यू दुकान से बाहर आई। ये देखकर वह थोड़ी खोई हुई लग रही थी। निन्गी, एक आखिरी बात। एक अप्रासंगिक व्यक्ति। मैंने शिन्यू चू को अपने पीछे छिपा लिया। नहीं चाहता था कि वह ऐसे गंदे दृश्य से दूषित हो। लेइलॉन चीखी, शिन्यू चू की ओर इशारा करते हुए। मैं अप्रासंगिक कैसे हूं? मैं उसकी मां हूं, उसकी असली मां। और तुम कौन हो? मेरे बेटे को बहकाने की कोशिश करने वाली एक लोमड़ी। हमारे परिवार के पैसे के पीछे हो, है ना? शिन्यू का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरा भाव पूरी तरह काला पड़ गया। मैंने धीरे धीरे एक एक शब्द करके कहा। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं फिर से कहूंगा, यहां से दफा हो जाओ। मैं नहीं जा रही निंगी। तुम्हें आज मुझे पैसे देने होंगे, 10 लाख, नहीं 1 करोड़, वरना मैं यहीं रहूंगी और कभी नहीं जाऊंगी, और मैं तुम पर अपनी मां को छोड़ने के लिए मुकदमा करूंगी। लेइलॉन ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। उसने सोचा कि मैं अभी भी वही पुराना कमजोर इंसान हूं जिसे वह कंट्रोल कर सकती है। उसने सोचा कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है, या इस बात की कि दूसरे क्या सोचेंगे। वह गलत थी। मैंने उसका बदसूरत चेहरा देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैंने कहा, तुम मुझ पर मुकदमा करना चाहती हो, मैं तुम्हें वह मौका दूंगा। मैंने अपना फोन निकाला और फिर से ओल्ड वू का नंबर डायल किया। ओल्ड वू, मेरे लिए राजधानी की सबसे अच्छी लॉ फर्म ढूंढो, साथ ही सबसे बड़े मीडिया आउटलेट्स से संपर्क करो। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। विषय होगा, मैं और मेरी सगी मां इन सभी वर्षों के हिसाब किताब का निपटारा करते हुए। लेइलॉन जम गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसकी धमकी में नहीं आऊंगा।
इसके बजाय मैं चीज़ों को और बड़ा करने जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, उसने बिना किसी विश्वास के कहा। देखते जाओ। मैंने अपना फोन रखा और उपहास किया। लेलोन, तुम शायद भूल गई कि 10 साल पहले मैंने क्या चुना था। 10 साल पहले मैं पैसे के लिए सब कुछ छोड़ सकता था। 10 साल बाद मैं बस थोड़ी शांति के लिए तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर सकता हूँ। क्या तुम्हें तमाशा करना पसंद नहीं है? मैं तुम्हें अभिनय करने के लिए एक बड़ा मंच दूंगा। जी भर कर करना। मेरी आंखों ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मरी हुई चीज हो। लेलॉन को मेरी नजरों के नीचे एक सिहरन महसूस हुई। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा बेटा अब वह नहीं रहा जिसे वह नियंत्रित कर सके। वह एक शैतान है। लेलॉन आखिरकार उस भारी दबाव को सह नहीं पाई और शर्मिंदगी में वहां से खिसक गई। दुनिया आखिरकार शांत थी। निनगी, शिन्यू चू ने चिंता से मेरा हाथ खींचा। क्या वह सच में तुम्हारी माँ है? हुआ करती थी। मैंने अपना हाथ घुमाया और उसका हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाया और चूमा। अब नहीं, अब से तुम ही मेरा इकलौता परिवार हो। शिन्यू ने मुझे देखा। उसकी आंखों में सहानुभूति के आंसू आ गए। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। वह अपने पंजों पर खड़ी हुई और मुझे एक गर्मजोशी भरा गले लगाया। डरो मत, मैं अब से तुम्हारे लिए यहां हूं। मैंने उसे थाम लिया। महसूस किया कि मेरे पिछले जीवन द्वारा छोड़ी गई काली छाया धीरे धीरे उसकी धूप से दूर हो रही है। हाँ, वह अभी भी मेरे पास है। मेरे लिए इतना ही काफी है, मैंने सोचा। लेलोन को मेरे द्वारा डराने के बाद मुझे लगा वह वहीं रुक जाएगी, लेकिन मैंने उसकी बेशर्मी को कम आंका था। कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर अचानक मेरे बारे में बहुत सारी गंदगी भर गई। रहस्यमयी अरबपति निन्गी एक आधुनिक चिन्न शिमी निकले, एक अमीर वारिस से शादी करने से इनकार किया, अपनी बेसहारा मां को छोड़ दिया। आज का रहस्य, 100 अरबपति की रैग्स टू रिचेस कहानी वास्तव में अपनी ही मां का खून चूसने पर बनी है। सगी मां का रोते हुए आरोप, मेरा बेटा एक लोमड़ी द्वारा बहकाया गया। एक के बाद एक आंसू निकालने वाले निबंधों ने मुझे एक एहसान फरामोश लालची इंसान के रूप में चित्रित किया जो खूबसूरती के वश में था, जबकि लेलोन एक लंबे समय से पीड़ित बेचारी मां बन गई जिसे उसके बेटे ने छोड़ दिया था। शिन्यूचू स्वाभाविक रूप से वह लोमड़ी बन गई जिसने हमारे माँ बेटे के बंधन को नष्ट कर दिया। मेरी और शिन्यूचू की एक सड़क किनारे के ढाबे पर खाना खाते हुए कुछ कैंडिड तस्वीरें भी थीं। जनता की राय भड़क उठी। अनगिनत नेटिजन्स जिन्हें सच्चाई नहीं पता थी, इन कहानियों से उकसाए गए और मुझ पर उन्मत्त ऑनलाइन हमला करना शुरू कर दिया। मेरा नाम पहली बार इस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आया। कुछ लोग तो चरम पर चले गए। उन्होंने शिन्यू की मिठाई की दुकान को ढूंढ निकाला, पेंट फेंका और दुकान के दरवाजे पर कचरा फेंका। निनगी, मैं कोई बहकाने वाली नहीं हूं। मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम नहीं हो। डरो मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेरी आंखों में मारने का इरादा पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। ले लॉन जाओ चोंग, तुमने वास्तव में मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। मैं मूल रूप से तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देना चाहता था, लेकिन तुम्हें उन्हीं लोगों के पीछे जाना था जिनकी मैं सबसे ज्यादा परवाह करता हूं। तो फिर मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। मैंने ओल्ड वू से जांच करवाई, परिणाम जल्दी ही आ गए। इन सब के पीछे वास्तव में लेलोन और जियाओ चोंग ही तार हिला रहे थे। उन्होंने एक थर्ड क्लास मार्केटिंग कंपनी को काम पर रखा, पैसों से फेंक फॉलोअर्स खरीदे और खुद ही इस पूरे नाटक का निर्देशन और अभिनय किया। लेकिन जिस बात ने मुझे और भी हैरान किया वह यह थी कि इस मामले के पीछे शाओ वॉनकिंग की भी छाया थी। हालांकि उसने सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, लेकिन उसके बैनर तले काम करने वाली पीआर कंपनी ने इस जनमत की आग में घी डालने का काम किया। ठीक है, वाकई बहुत बढ़िया। एक मेरी बेशर्म सगी माँ है, दूसरी मेरी अनिच्छुक पूर्व मंगेतर। चूंकि तुम दोनों को टीम बनाना पसंद है, तो मैं तुम दोनों को एक साथ नरक में भेज दूंगा। मैंने चीजों को साफ करने में जल्दबाजी नहीं की, न ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स को हटवाया। मैंने जनमत को और बढ़ने दिया। मैं चाहता हूं कि वे और ऊपर चढ़ें ताकि वे और जोर से गिरें। 3 दिन बाद जब पूरे इंटरनेट पर मेरी निंदा अपने चरम पर पहुंच गई, तो मैंने वह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मैंने लेइलॉन के लिए तैयार की थी। स्थान राजधानी के टॉप 7 स्टार होटल का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल था। मैंने देश भर के 100 से अधिक मुख्यधारा के मीडिया आउटलेट्स को आमंत्रित किया। पैमाना अभूतपूर्व था। लेइलॉन को भी मौके पर आमंत्रित किया गया था। उसने शायद सोचा था कि मैं हार मान लूंगा, उसे मामला सुलझाने के लिए पैसे दूंगा। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। ज्याओ वॉनकिंग भी आई थी। वह एक अनजान कोने में बैठी थी,
ये देखना चाहती थी कि मैं चीज़ों को कैसे संभालता हूँ। मैंने एक अच्छी फिटिंग वाला हाथ से बना सूट पहना था। शिन्यू का हाथ थामे हुए मैंने मंच पर कदम रखा। शिन्यू चू थोड़ी घबराई हुई थी। उसकी हथेलियों में पसीना आ गया था। मैंने उसे एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। फ्लैश बल्ब पागल हो गए। मैंने अपना गला साफ किया। मेरे सामने मौजूद अनगिनत माइक्रोफोन और कैमरों का सामना करते हुए मैंने अपना पहला वाक्य बोला। हेलो एवरीवन, मैं निंगी हूं। मैंने आप सभी को आज यहां विकल्पों की एक कहानी सुनाने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने वह कहानी सुनाई जब मैं 10 साल का था, बिल्कुल वैसी ही जैसी वह घटी थी। मेरे पिता की वसीयत से लेकर लीलैंड की धमकियों तक और अंत में मेरे फैसले तक। मैं बहुत शांति से बोला, बिना किसी भावना के, जैसे किसी ऐसी चीज का जिक्र कर रहा हूं जिसका मुझसे कोई लेना देना ना हो। लेकिन पूरा आयोजन स्थल सन्नाटे में डूब गया। सभी पत्रकार हैरान रह गए। उन्हें शायद कभी उम्मीद नहीं थी कि सच ऐसा होगा। एक चौंकाने वाला मोड़। लीलन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने ऊपर आकर बहस करने की कोशिश की, लेकिन मेरे द्वारा व्यवस्थित किए गए अंगरक्षकों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। बेशक केवल शब्द ही प्रमाण नहीं होते। मैंने अपनी उंगलियां चटकाईं। मेरे पीछे की बड़ी स्क्रीन जल उठी और एक रिकॉर्डिंग चलने लगी। ये 10 साल पहले अंतिम संस्कार के समय की थी। लीलन की धमकी मेरे कान में फुसफुसाई। अगर तुमने कुछ भी गलत कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है। आवाज बिल्कुल साफ थी। मैंने वकील जो से इसे उस रिकॉर्डिंग डिवाइस से निकलवाया था जो वह उस समय अपने साथ रखते थे। मेरे पिता जीवित रहते हुए संदिग्ध स्वभाव के थे और वकील ने इसे सावधानी के तौर पर रखा था। वकील ने सावधानी के तौर पर। मैंने उस समय पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। कभी नहीं सोचा था कि यह आज काम आएगी। जैसे ही रिकॉर्डिंग चली, पूरा आयोजन स्थल सदमे से गूंज उठा। रिपोर्टरों के कैमरों की फ्लैश। सब लीलन की ओर मुड़ गए, जिसका चेहरा राख जैसा हो गया था। लीलन पागलों की तरह चिल्लाई, वह नकली है, इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। मैं मुस्कुराया। नकली? तो इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या यह भी नकली है? बड़ी स्क्रीन बदल गई। एक वीडियो चलने लगा। ये मेरे पिता की मृत्यु के 1 महीने बाद से भी कम समय का था। लीलन और शियाओ चोंग एक महंगे रेस्तरां में जश्न में अपने गिलास उठा रहे थे। लोन लोन, मैंने तुमसे कहा था कि वह बच्चा बेवकूफ है। वह निश्चित रूप से तुम्हें ही चुनेगा। वह मेरा बेटा है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं। एक बार जब हमें वह 200 मिलियन मिल जाएंगे तो हम दुनिया की सैर करेंगे। आओ हमारे खूबसूरत भविष्य के लिए। चीयर्स। वीडियो में वे दोनों खुशी से झूम रहे थे। उनकी मुस्कुराहट बहुत चमक रही थी। ये वीडियो पुराने वू द्वारा रेस्तरां के सुरक्षा फुटेज से कुछ विशेष तरीकों का उपयोग करके निकाला गया था। सबूत पुख्ता थे। लीलन अब इससे इनकार नहीं कर सकती थी। वह मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ी। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। बड़ी स्क्रीन पर और सबूत सामने आए। शियाओ चोंग के जुए के कर्ज के कागजात, मेरे पिता के सामान को बेचने के रिकॉर्ड और यहां तक कि पड़ोसियों की गवाही कि कैसे वे बचपन में मुझे प्रताड़ित करते थे। एक एक करके सच्चाई भयानक थी। वह तथाकथित प्यार करने वाली माँ, तथाकथित छिपी हुई मुश्किलें, अकाट्य तथ्यों के सामने एक बड़े मजाक के अलावा कुछ नहीं रह गई। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लीलन और शियाओ चोंग की सार्वजनिक फांसी में बदल गई, खुले तौर पर और शुरू से अंत तक। मैं केवल एक शांत दर्शक था। अंत में बड़ी स्क्रीन एक दस्तावेज पर रुक गई जो माँ बेटे के संबंधों को खत्म करने का बयान था। मैंने माइक्रोफोन उठाया। मैं इसके द्वारा औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं। मेरी आवाज पूरे आयोजन स्थल में गूंज उठी। आज से मैं सुश्री लीलन के साथ सभी संबंध तोड़ता हूं। अब से सुख और दुख में, विवाह और मृत्यु में हम एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा मैं रुका। मेरी नजर कोने में खड़ी शियाओ वानकिंग की ओर गई। जहां तक उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं का सवाल है जिन्होंने दुर्भावनापूर्ण रूप से मेरी और मेरी मंगेतर मिस शिन युचू की निंदा की, मेरी कानूनी टीम पूरी कानूनी जवाबदेही तय करेगी, जिसमें शियाओ समूह के तहत पीआर फर्म भी शामिल है। शियाओ वानकिंग का शरीर कांप उठा। उसने ऊपर देखा और मेरी बर्फीली नजरों से मिली। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वह जानती थी कि मैं उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा था। वह यह भी जानती थी कि वह पूरी तरह से हार चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उस रात हर मीडिया आउटलेट की टॉप हेडलाइन बन गई। जनमत तुरंत बदल गया। विभिन्न ट्रेंडिंग टॉपिक्स ने
हॉट सर्च पर धावा बोल दिया। लीलन और शियाओ चोंग सड़क के चूहे बन गए। हर कोई उन्हें पीटने के लिए चिल्ला रहा था। उन्हें न केवल नैतिक निंदा का सामना करना पड़ा, बल्कि कानूनी सजा, धोखाधड़ी, बाल शोषण, सबूतों की जालसाजी का भी सामना करना पड़ा, जो जीवन भर जेल में सड़ने के लिए काफी थे। शियाओ समूह भी इसमें फंस गया। इसके शेयर रातों रात 30% गिर गए। दिवालिया होने की कगार पर शियाओ वानकिंग पागल हो रही थी। मदद के लिए हर किसी के सामने भीख मांग रही थी, लेकिन उसे हर जगह दीवारें ही मिली। इस समय किसी ने भी मुझसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं की। उसने आखिरकार चारों तरफ से परित्याग और अलगाव का स्वाद चखा। कुछ दिनों बाद एक अप्रत्याशित व्यक्ति ने मुझे फोन किया। वह शियाओ वॉनकिंग थी। उसकी आवाज अब ठंडी नहीं थी, बल्कि थकान और भारीपन से भरी थी। निंगी, मैंने तुमसे कहा था। उसने पहली बात यही कही। मैंने तुम्हें फोन इसलिए नहीं किया कि तुम मुझे छोड़ दो। मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहती थी। कहो। अगर मैंने उस समय सगाई नहीं तोड़ी होती तो क्या तुम? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बीच में ही रोक दिया। शियाओ वानकिंग, तुम कभी मेरी दुनिया में दाखिल नहीं हुई और न ही कभी हो सकती थी, क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं समझा। तुमने केवल वही देखा जो तुम देखना चाहती थी। तुम्हें केवल वही पसंद आया जिसकी तुमने कल्पना की थी। और शुरू से अंत तक मैं बस एक साधारण आदमी बनना चाहता था, जो अपने प्यार के लिए खाना बनाता है। दूसरी तरफ लंबी चुप्पी छा गई। अंत में केवल एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कि किसी का दिल टूट रहा हो। मैं समझ गई। उसने फोन काट दिया। मैं जानता था कि यह महिला अपनी पूरी जिंदगी में मुझे फिर कभी परेशान नहीं करेगी। वह शायद अपने तरीके से अपना व्यापारिक साम्राज्य फिर से खड़ा कर ले। उसकी दुनिया में हमेशा एक टुकड़ा गायब रहेगा, वह पहेली का टुकड़ा जिसे खुशी कहते हैं। और मुझे अपनी खुशी पहले ही मिल गई थी। मैंने अपना फोन बंद कर दिया और रसोई में चला गया। शिनयुचू ने वह विनी द पूह एप्रण बांध रखा था जो मैंने उसके लिए खरीदा था। वह एक धुन गुनगुना रही थी, अनाड़ीपन से डम्पलिंग्स बनाना सीख रही थी। उसका चेहरा आटे से ढका हुआ था। जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो उसने मुझे एक बड़ी मुस्कान दी। शेफ, मेरी मदद करो। आज तुम शाही रसोई के मुखिया हो। मुझे ताज़ा फीलिंग वाले 3 डम्पलिंग्स खाने हैं। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है। ये उसके प्यारे चेहरे पर चमक रही है, जो गर्म और सुंदर है। मैं पास जाता हूं, उसे पीछे से गले लगाता हूं। उसकी नाक पर जो आटे से सनी है, मैं उसे एक किस देता हूं। जैसी आपकी इच्छा मेरी रानी। धन दौलत सब उड़ते हुए बादल हैं। इस पल में ये सारी चीजें महत्वहीन हो जाती हैं। मैं बस अपने सामने खड़ी इस लड़की को थामे रखना चाहता हूँ। अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए खाना बनाना चाहता हूँ। अपनी पूरी जिंदगी उसकी मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। इस जीवन में पुनर्जन्म लेकर मैंने अतीत से सभी संबंध तोड़ने के लिए 200 मिलियन का उपयोग किया, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि अंत में पूरी दुनिया जीत लूंगा। एक दुनिया जिसमें वह है। तो यहीं से वीडियो एंड होता है। और वीडियो को हाइप कर देना और एक कमेंट कर देना। अगर इसका अगला पार्ट आ जाएगा तो वीडियो अपलोड कर दूंगा।